हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सोशल लाइफ में। आज हम एक ऐसी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना और जाना होगा। दोस्तों, आने वाले समय में ये एक बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बन सकती है। हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की, जो कि एक आर्कीपेलागो है, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ देश। दोस्तों, इसका टोटल लैंड एरिया 1.9 मिलियन यानी 19 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है और इसमें दोस्तों 17,000 आइलैंड्स है। जी हाँ, 17,000 आइलैंड से बना हुआ ये देश है। इसमें से सिर्फ 6,000 आइलैंड्स इनहैबिटेड है, यानी लोग उसमें रहते हैं। और इसमें से अगर हम देखेंगे, सबसे बड़ा आइलैंड बोर्नियो आइलैंड का हिस्सा कालीमंतन है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड आता है सुमात्रा। और जब आबादी की बात की जाएगी तो जावा आइलैंड की आबादी है 14 करोड़ और ये इंडोनेशिया का मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड होने के साथ साथ वर्ल्ड का भी मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड है। दोस्तों, इंडोनेशिया की जब हम ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वो है 27 करोड़ और ये होती है वर्ल्ड की 4th मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन में इसका नंबर आता है टॉप पर। लेकिन एक कंट्री है जो कि पॉपुलेशन अपनी तेज़ी से बढ़ा रही है और उसका ऐसा मानना है हम दूसरे सेक्टर्स में तो बीट नहीं कर पाएंगे इनको, तो हम पॉपुलेशन में ही इनको बीट कर देते हैं। खैर, अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जबकि वर्ल्ड की मेजर इमर्जिंग मार्केट में से एक है। इनका नॉमिनल जीडीपी 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स एस्टिमेट किया गया था 2019 में और इसका रैंक है 16th, जबकि पीपीपी में ये नंबर 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के पास है। और जब हम जीडीपी पर कैपिटा की बात करेंगे तो 4,200 यूएस डॉलर्स है नॉमिनल में और पीपीपी में ये नंबर 14,000 यूएस डॉलर्स के पास है। दोस्तों, इंडोनेशिया ने एक मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था 1997 में, जिसको एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस कहा जाता है और उस समय इंडोनेशिया की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी। फिर 1999 से इकोनॉमी रिकवर होना स्टार्ट हुई और लास्ट 5 ईयर्स से अगर हम देखेंगे तो एवरेज ग्रोथ मेंटेन कर रही है, कंसिस्टेंट ग्रो हो रही है। लेकिन और अच्छे से इंडोनेशिया को अपनी इकोनॉमी पे काम करना है, इनके जीडीपी को और ग्रो करना है, 5 से नंबर 6 और 7 पे लाना है। 2010 से अब तक का एवरेज जीडीपी ग्रोथ 5.4% के पास है। दोस्तों, अगर कंजम्पशन पे फोकस किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन पे फोकस किया जाएगा, आपको बता दूं एक शॉकिंग फैक्ट कि अभी भी इंडोनेशिया में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पूरी तरीके से पब्लिक इंडस्ट्री यानी स्टेट ओन इंडस्ट्री काम करती है, जिसके वजह से क्वालिटी और एम्प्लॉयमेंट दोनों पे इफेक्ट गिर रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो कंपटीशन भी होगा और अच्छी क्वालिटी भी दे पाएगा। इसके अलावा इंडोनेशिया की करेंसी भी डिक्लाइन हो रही है, इसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और अभी हम एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो 180 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट्स था और 188 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट था 2018 में, यानी 8 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट। 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और 5-10 बिलियन डॉलर का अगर ट्रेड डेफिसिट होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों, 137 बिलियन यूएस डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व्स एस्टिमेट किए गए इंडोनेशिया के पास और इनका रैंक टॉप 20 में आता है। जबकि लिटरेसी इंडोनेशिया की 95% से ज़्यादा है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम देखेंगे तो वो 71 ईयर्स है। और जब हम इंडिया से कंपेयर करेंगे तो इन सेक्टर्स में इंडोनेशिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसी कारण ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडोनेशिया का इंडिया से अच्छा है। दोस्तों, इंडोनेशिया हाई वाली कैटेगरी में आता है और इनको जो स्कोर दिया गया है वो है 0.707। और दोस्तों, इंडोनेशिया ने अपनी पॉपुलेशन को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। 1975 में इंडोनेशिया की एवरेज फर्टिलिटी रेट 5 के ऊपर थी, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन 25 सालों में फिर जैसे ही 21st सेंचुरी लगी, इंडोनेशिया की फर्टिलिटी रेट 2.5 के पास आ गई, यानी 25 सालों में नंबर को हाफ कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। दोस्तों, उसके बाद ये नंबर धीरे धीरे से डिक्लाइन हुआ, अभी ये 2.3 के पास है। इतना ही नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ भी धीरे धीरे से डिक्लाइन होने लगा, अभी ये नंबर 1.1% है। दोस्तों, इंडोनेशिया को हमसे बहुत कुछ सीखना है और हमें भी इंडोनेशिया से बहुत कुछ सीखना है। लेकिन किसी एक चीज़ की अगर हम बात करें जो कि इंडोनेशिया ने बहुत अच्छे से की है, उसको सिर्फ इंडिया को ही नहीं पूरे साउथ एशियन रीजन को और दूसरे कंट्रीज़ को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इनका प्रोग्रेस, जो कि बहुत ही इनक्रेडिबल है। ऑन एन एवरेज हर 10 दिन में एक एनएसपी कंप्लीट होता है इंडोनेशिया में, यानी नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, एवरी ईयर
करीब 40 से ज़्यादा एनएसपी कंप्लीट हो रहे हैं इंडोनेशिया में, और इसके पीछे है इंडोनेशिया की गवर्नेंस। जोको विडोडो लीड कर रहे हैं, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। ये ना ही किसी बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, ना ही मिलिट्री से इनका कोई लिंक है। एक करप्शन फ्री आम इंसान है जिनको पॉलिटिकल पावर मिल गई और ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने। जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। वहाँ की लोकल मीडिया इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेसिडेंट का भी टैग दे चुकी है। हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किए जाते हैं। और जब हम पैटर्न देखेंगे तो ये पैटर्न भी कमाल का है। रोड पे ये 29% इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि रेल में 22% और पोर्ट्स पे ये 23%। इससे हमें क्या समझ आती है, जो ट्रांसपोर्टेशन है इस पे इनका फोकस है। वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं दोस्तों, ताकि एक जगह से दूसरी जगह जो भी गुड्स ले जाया जा रहा है उसमें आसानी हो। अभी सिचुएशन ऐसी है कि इंडोनेशिया के एक आइलैंड से अगर हम दूसरे आइलैंड पे भेजेंगे तो कुछ जगह तो इतना महंगा गिरता है कि अगर आप दूसरे कॉन्टिनेंट यूरोप से भी अगर इंपोर्ट करोगे तो वहाँ सस्ता गिरेगा, लेकिन इंडोनेशिया के ही एक आइलैंड से अगर आप वो सामान इंपोर्ट करोगे तो महंगा गिरेगा। ऐसी सिचुएशन है, लेकिन उस पर बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। 400 बिलियन यूएस डॉलर्स का और प्लान है इंडोनेशिया में इन्वेस्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड। और जब हम 2019 की बात करेंगे तो ट्रांस जावा टोल रोड कंप्लीट हुई है। 1100 किलोमीटर का इसका लेंथ है दोस्तों। इसने इंडोनेशिया के दो सबसे बड़े शहर जकार्ता और सूराबैया को जोड़ दिया और ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट माना जाता है। इसके अलावा और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि ट्रांस सुमत्रा जो है टोल रोड पे काम किया जा रहा है। 2800 किलोमीटर का नेटवर्क बिछाया जा रहा है। दोस्तों इंडोनेशिया अपनी पहली हाई स्पीड रेल पे भी काम कर रहा है। सिर्फ एक कंपेरिजन के लिए देखेंगे तो जनवरी 2016 में इंडोनेशिया ने अपने बुलेटिन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जबकि हमने सितंबर 2017 में किया। 1.5 साल का डिफरेंस था। और जब हम प्रोग्रेस की बात करेंगे तो इंडोनेशिया ने 56% प्रोग्रेस अक्टूबर 2020 तक कंप्लीट कर लिया है, जबकि हमने दोस्तों अभी प्रोजेक्ट सही से स्टार्ट भी नहीं किया। अभी उनका ऐसा मानना है कि कोविड के वजह से ये डिले हो गया, वरना नंबर 70% के ऊपर होता। और अभी ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो गया है, जो कि 2021 दिसंबर तक कंप्लीट होना था। अभी ये प्रोजेक्ट 2022 दिसंबर तक या 2023 के शुरुआत में इनॉग्रेट होगा। दोस्तों हम और डिटेल में आपको बता सकते हैं कि इंडोनेशिया में किस प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किस तरीके से जोको विडोडो अपनी कंट्री को तेजी से बदल रहे हैं, किस तरह इंडोनेशिया की इकोनॉमिस्ट जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी है इंद्रावती, उन्होंने रिफॉर्म्स लाकर इंडोनेशिया में बहुत बड़े मेजर चेंजेस लाए हैं। ये सभी बातें हम आपसे कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि आप इंडोनेशिया का ये वीडियो कितना पसंद करोगे और कितना नहीं। इसीलिए हमें कमेंट्स में बताइए आप इंडोनेशिया के बारे में, वियतनाम के बारे में, फिलीपींस के बारे में और वहाँ की डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हो क्या? किस तरह वो अपनी कंट्रीज़ को डेवलप कर रहे हैं, हम उनसे क्या सीख सकते हैं और वो हमसे क्या सीख सकते हैं, किस तरीके से एक दूसरे का हेल्प करके हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में अगर बात की जाएगी तो ये बहुत अच्छा होगा। तो आप इस ओवरऑल वीडियो के बारे में क्या सोचते हो और आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हो वो भी हमें बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।